वेलकम बैक टू आवर चैनल दोस्तों। माय नेम इज दिलशाद एंड टुडे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एएलपी टेक्नीशियन एनटीपीसी आरपीएफ के लिए बेनिफिशियल साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 44। ठीक है। और इसमें हम लोग बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, तो ये आपका ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में भी देखने को मिल सकता है। तो क्या करना है आपको, आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो। ठीक है, सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना अगर नहीं किया है तो अभी तक। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से, लेकिन पहला क्वेश्चन जानने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को पता होगा कि हमारे देश में अभी क्या क्या कांड हो रहा है। तो हो सके तो अपने लिए नहीं, अगर आप लोग रोड पे जाके प्रोटेस्ट कर सकते हो, उसे प्रोटेस्ट में जो शामिल हो सकते हो तो रोड में जाके प्रोटेस्ट में शामिल हो जाइए। या फिर आप इंस्टा इंस्टा पे पोस्ट कर सकते हो, आप ट्विटर पे थोड़ा ट्वीट भी अगर यूज करते हो तो ट्वीट क्या करो, इससे कि थोड़ा सा सरकार पे दबाव बने, क्योंकि आप लोगों को पता होगा सरकार इस बात को थोड़ा सा दबाने की कोशिश कर रही है। तो बस इतना ही कहना था कि रेज योर वॉइस। ठीक है, क्योंकि ये भाई किसी के साथ भी हो सकता है। तो अपना वॉइस थोड़ा सा उठाओ, अगर आप लोग सोशल मीडिया पे हो तो करो, स्टोरी स्टोरी लगाओ, अगर नहीं हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर आप ट्विटर वगैरह यूज करते हो तो ट्वीट कर दो एक दो, उसे नहीं लिखना है, रिट्वीट ही कर देना है। बाकी अगर आप इंस्टा वगैरह यूज करते हो तो एक दो स्टोरी पोस्ट कर दो। ठीक है, चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन पे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटेलिक ऑक्साइड इज सोल्यूबल इन वाटर। निम्नलिखित में से कौन सा धात्विक ऑक्साइड पानी में घुलनशील है। तो देखो मेटेलिक ऑक्साइड कौन सा सोल्यूबल है वाटर में। हम्म Na2O, Fe2O3, CuO या लेड ऑक्साइड। निम्नलिखित में से कौन सा धात्विक ऑक्साइड, लेड का ऑक्साइड, सॉरी मेटेलिक ऑक्साइड सोल्यूबल है वाटर में। इनमें से कौन सा वाटर सोल्यूबल है। आंसर हो जाएगा ए नंबर का, सोडियम ऑक्साइड जो है ये आपका सोल्यूबल है वाटर में। ठीक है, आइए हम लोग एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मोस्ट मेटल ऑक्साइड आर इनसोल्यूबल, ज्यादातर जो मेटल ऑक्साइड होते हैं वो इनसोल्यूबल होते हैं, वाटर में नहीं घुलते हैं। बट सम ऑफ दिस डिसॉल्व इन वाटर फ्रॉम अल्कलीज, लेकिन कुछ कुछ जो है वाटर में सोल्यूबल होते हैं। वो कुछ कुछ कौन सा है, पहले तो सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड का। तो सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड ये वाटर सोल्यूबल होते हैं। ठीक है, तो इसका इसीलिए इसका आंसर था सोडियम ऑक्साइड जो है वाटर सोल्यूबल है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स डज नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड। निम्नलिखित में से कौन सी धातु पतले अम्लों में से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करती है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि क्या मेटल डज नॉट डिस्प्ले हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड। इसमें क्या होगा, जब हमारा मेटल, कोई भी मेटल ले लो, जब रिएक्ट करता है एसिड से, मेटल जब एसिड से रिएक्ट करता है, आपका अगर लिख दूं मैं हिंदी में, धातु अगर आपका अम्ल अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है, आपका सॉल्ट बनता है, यानी कि नमक नहीं, नमक नहीं, लवण, लवण बनता है। और क्या बनता है आपका H2O, यानी कि हाइड्रोजन बनता है। ठीक है, अब इनमें से पूछा है कि निम्न में से कौन सी धातु पतले अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करती है। इसके लिए हम लोगों को जानना होगा रिएक्टिविटी सीरीज। आइए मैं यहाँ पे लेके आया हूँ कि रिलेटिव रिएक्टिविटीज ऑफ मेटल। सबसे ज्यादा रिएक्टिव क्या होता है, पोटेशियम, उसके बाद सोडियम, ऐसे गाना बाका, यहाँ पे फिर बेरियम होना चाहिए था, वो है नहीं। कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, फेरस यानी आयरन, लेड, हाइड्रोजन। मतलब ये सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी सीरीज है। सबसे ज्यादा अगर रिएक्टिव करेगा, मान लो एक रिएक्शन में आयरन भी है और लेड भी है, दोनों में से रिएक्शन कौन करेगा। मैं आपको एक एग्जांपल देके ही समझा देता हूँ। ठीक है, मान लो एक एग्जांपल ले लो कि जिंक जो है, जिंक प्लस आपका H2SO4, ऐसा कुछ रिएक्ट हुआ। तो यहाँ पे देखो कि जिंक भी है और हाइड्रोजन भी है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जिंक यहाँ पे है, हाइड्रोजन यहाँ पे है। तो देखो ज्यादा रिएक्टिव कौन हुआ, जिंक ज्यादा रिएक्टिव हुआ ना, क्योंकि जिंक ऊपर है। तो क्या करेगा, जिंक जो है हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा। लेट्स से जिंक और आपका लेड होता, जिंक और लेड होता, या फिर आपको यहाँ पे ले लो कैल्शियम और जिंक होता, तो इसमें से रिएक्शन रिएक्ट जो करता ना, तो कैल्शियम जो है जिंक को हटा देता। उसी तरह से जिंक और हाइड्रोजन हम लोगों के एग्जाम्पल में क्या है, हम लोगों के एग्जाम्पल में जिंक और हाइड्रोजन है। तो देखो जिंक ज्यादा रिएक्टिव है और हाइड्रोजन कम रिएक्टिव है, इसीलिए क्या करेगा, जिंक जो है हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा। मतलब
यहाँ पे आपका जिंक जो है हाइड्रोजन की जगह चल जाएगा, हाइड्रोजन को वहां से हटा देगा क्योंकि ये ज्यादा रिएक्टिव है। एक होता है जो ज्यादा पावरफुल होता है वो कमजोर को हटा देता है, तो वैसा ये है कि यहाँ पे जिंक और हाइड्रोजन अगर देखें तो हाइड्रोजन कमजोर है, जिंक मजबूत है, तो क्या करेगा, जिंक जो है सल्फेट का जगह सल्फेट के साथ चला जाएगा और हाइड्रोजन बेचारा अकेला रोएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ से जिंक ने हाइड्रोजन को हटा दिया है। तो वैसा ही था कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल डज नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड, तो इनमें से जो है हाइड्रोजन को रिप्लेस कौन नहीं कर पाएगा। देखते हैं यहाँ लेड है, क्या लेड अगर देखो हाइड्रोजन को रिप्लेस करने के लिए क्या चाहिए उसको कि वो हाइड्रोजन से ऊपर हो, रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से जो ऊपर रहेगा वही तो उसको रिप्लेस कर पाएगा ना। तो लेड क्या हाइड्रोजन से ऊपर है, यहाँ पे देखो लेड हाइड्रोजन से ऊपर है। ठीक है, तो लेड तो रिप्लेस नहीं कर पाएगा। ठीक है, लेड रिप्लेस नहीं कर पाया। उसके बाद देखते हैं जिंक। जिंक हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे जिंक भी आपका हाइड्रोजन से ऊपर ही है, तो जिंक तो हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर पाएगा। सॉरी, हाइड्रोजन तो जिंक को रिप्लेस नहीं कर पाएगा ना, तो ये भी नहीं होगा इसका आंसर। फिर देखो आयरन, आयरन अगर देखें तो आयरन कहाँ पे आपका, यहाँ पे पड़ता है आयरन, देखो ये भी हाइड्रोजन से ऊपर है। इसका मतलब क्या हुआ कि हाइड्रोजन जो है आयरन को भी रिप्लेस नहीं कर पाएगा, तो ये भी इसका आंसर नहीं हो जाएगा होगा। फिर बचा है आपका एक कॉपर। कॉपर देखो, कॉपर होता है आपका नीचे होता है, हाइड्रोजन से नीचे होता है कॉपर, तो इसका मतलब क्या है, इसका आंसर हो जाएगा कॉपर, जो कि हाइड्रोजन को, कॉपर जो है कॉपर को जो है हाइड्रोजन रिप्लेस कर देगा। मतलब अगर कॉपर सल्फेट यहाँ पे होता है, जैसे हाइड्रोजन होता और यहाँ पे कॉपर सल्फेट होता एग्जाम्पल के लिए, तो यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन सल्फेट बन जाएगा एंड कॉपर अलग हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल डज नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड, इनमें से कौन सा जो है हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। या फिर इसको मैं अलग तरीके से लिखूं तो ऐसा अगर कुछ लिख देता हूँ, ये लो H2SO4 प्लस कॉपर, आपको ये समझने के लिए बिल्कुल क्वेश्चन जैसा लिख देता हूँ, आपको समझाने के लिए एग्जैक्ट क्वेश्चन जैसा बोल रहा है ना मैं वैसा ही लिख देता हूँ। ठीक है, तो अगर मान लो जैसे यहाँ पे जिंक है और H2SO4 है, उसी तरह से मैं यहाँ लिख देता हूँ कॉपर और उसके बाद H2SO4। उसके बाद देखें तो क्या ये कॉपर जो है हाइड्रोजन को रिप्लेस कर पाएगा, ये कौन बताएगा। यहाँ देखो अगर हाइड्रोजन को रिप्लेस कौन करता, जो हाइड्रोजन से ऊपर होता, तो हाइड्रोजन से ऊपर तो ये कॉपर है ही नहीं। इसका मतलब क्या है कि कॉपर जो है हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर पाएगा, ये कॉपर जो है अकेला ही, यहाँ पे आपका भी देखोगे तो H2SO4 ही रहेगा और कॉपर अलग ही बैठा रहेगा। ठीक है, कॉपर जो है हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर पाएगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा कॉपर। चलिए अगला देखते हैं, द गैस which is produced during the reaction between sodium and ethanol is, सोडियम और एथेनॉल के बीच प्रतिक्रिया के दौरान उत्पन्न गैस कौन सी है। तो पहले तो सोडियम लिखते हैं, है ना, सोडियम का रिएक्शन करवाते हैं इथेनॉल के साथ। इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, C2H5OH। जब सोडियम और इथेनॉल रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, तो प्रतिक्रिया के दौरान उत्पन्न गैस कौन सी है, कौन सा गैस बनेगा, यहाँ पे तो कुछ बनेगा। ठीक है, उसके बाद कौन सा गैस बनेगा, तो वो कुछ क्या बनेगा, इसके लिए आपको पूरा का पूरा रिएक्शन जानना होगा। तो यहाँ पे जो ये कुछ है ना, यहाँ पे बनेगा आपका क्या, सी यहाँ पे बनता है आपका सोडियम क्या लिखता हूँ, सोडियम इथोक्साइड, ये बनता है यहाँ पे सोडियम इथोक्साइड। सोडियम इथोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, ये आपको बनता है CH3 हो गया, उसके बाद CH2, उसके बाद O, उसके बाद Na, CH3 CH2 ONA। तो यहाँ पे CH3 हो गया, CH2 हो गया, ONA हो गया, बस कौन गया, हाइड्रोजन। तो यहाँ पे आपका कौन सा गैस बनेगा, हाइड्रोजन गैस बनेगा। कौन सा गैस, हाइड्रोजन गैस बनेगा। ठीक है, इसके लिए आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ये पूरा का पूरा रिएक्शन पता होना चाहिए था। तो देखो, द गैस विच इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन बिटवीन सोडियम एंड इथेनॉल, जब सोडियम और इथेनॉल का रिएक्शन करवाते हैं तो कौन कौन सा गैस बनता है, सोडियम और इथेनॉल का रिएक्शन करवाते हैं तो अपना आपका इधर बनता है हाइड्रोजन गैस बनता है। कौन सा गैस बनता है, हाइड्रोजन गैस बनता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि यहाँ पे देखो सोडियम और इथेनॉल एक ऐसी रिएक्शन करा, वही रिएक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है। अगला देखते हैं, विच पार्ट ऑफ आवर हार्ट कलेक्ट्स द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, हमारे हृदय का कौन सा भाग शरीर के सभी भागों से डीऑक्सीजनेटेड रक्त इकट्ठा करता है। डीऑक्सीजनेटेड रक्त किसको बोलते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसको बोलते हैं, वैसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन अब्सेंट हो।
वैसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन अब्सेंट हो उसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं, जिसमें ऑक्सीजन की कमी हो वैसा ब्लड को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं। और फिर वो क्या करता है, वो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो लंग्स में लेके जाएगा, और लंग में जो है, लंग में तो ऑक्सीजन रहेगा ना सांस लेने के कारण, तो वहां पे जाके वो फिर सॉरी सॉरी लंग्स में लेके जाने जाता है, वो आपका लंग से ऑक्सीजन आएगा और हार्ट में जाके फिर वो ऑक्सीजनेट हो जाता है वहां पे। तो देखो क्या है कि विच पार्ट ऑफ आवर हार्ट कलेक्ट द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। इसका आंसर हो जाएगा आपका लेफ्ट और लेफ्ट आर्टरियम। क्या आंसर हो जाएगा इसका? लेफ्ट आर्टरियम। इसका लेफ्ट आर्टरियम ऐसा होता है। अब अगर हमारा हार्ट देखें तो हमारा हार्ट में कुल 4 चैम्बर होता है ना। हमारा हार्ट जो होता है उसमें 4 चैम्बर होते हैं। 4 चैम्बर में ये क्या होता है, ये होता है राइट एट्रियम, और आपका ये होता है राइट और वेंट्रिकल, और ये लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो हम यहाँ इसका आंसर जो है वो आपका होने वाला है ये वाला। लेफ्ट एट्रियम का काम होता है, लेफ्ट एट्रियम का काम होता है डीऑक्सीनेटेड ब्लड को लाना। जितने भी बॉडी में जितने भी डीऑक्सीनेटेड ब्लड होते हैं उनको इकट्ठा करने का काम होता है लेफ्ट एट्रियम में। वो जाके सभी के सभी लेफ्ट एट्रियम में आते हैं, उसके बाद वो फिर से शुद्ध हो जाता है, प्योर हो जाता है। चलिए अगला देखते हैं। द सॉरी मेरिस्मेटिक टिश्यू इज लैक ऑफ। विभोजक ऊतक में क्या नहीं होता? तो मेरिस्मेटिक टिश्यू होता है उसमें क्या नहीं होता? न्यूक्लियस नहीं होता, वैक्यूल्स नहीं होता, प्रोटोप्लाज्म नहीं होता, या साइटोप्लाज्म नहीं होता। तो देखो न्यूक्लियस तो होता है आपका, प्रोटोप्लाज्म भी होता है, साइटोप्लाज्म भी होता है, लेकिन विभोजक ऊतक में आपका रिक्तिकाएं मतलब वैक्यूल्स नहीं होता। तो ये इसका आंसर हो जाएगा कि विभोजक ऊतक में मेरिस्मेटिक टिश्यू में आपका वैक्यूल्स यानी रिक्तिकाएं नहीं होती है। यहाँ लिखा हुआ है, मैं इसको थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ। क्या कि सेल ऑफ मेरिस्मेटिक टिश्यू आर वेरी एक्टिव, दे हैव डेंस साइटोप्लाज्म, थिन सेल्यूलोज वॉल्स एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई भी होता है यानी न्यूक्लियस भी होता है, साइटोप्लाज्म होता है, सेल्यूलोज से बना हुआ होता है। दे लैक ऑफ वैक्यूल्स, इसमें क्या नहीं होता? वैक्यूल्स नहीं होता, लिखा हुआ है ना, दे लैक ऑफ वैक्यूल्स, इसमें वैक्यूल्स नहीं होता, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? वैक्यूल्स। इसका आंसर हो जाएगा वैक्यूल्स इसमें नहीं होता, किसमें? मेरिस्मेटिक टिश्यू में, विभोजक ऊतक में। चलिए अगला देखते हैं। द क्वार्क हैज द केमिकल कोल्ड। क्वार्क में एक रासायनिक पदार्थ होता है जिसे क्या कहा जाता है? इसे सुबेरिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुबेरिन कहा जाता है। क्वार्क में एक केमिकल होता है, क्वार्क में एक रासायनिक पदार्थ होता है जिसे सुबेरिन कहा जाता है। बाकी आप लोग इसको पढ़ लेना, कहीं लिखा होगा वो। द फर्स्ट साइंटिस्ट हु यूज्ड अ प्रिज्म टू गेट अ स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट वाज। वह पहला वैज्ञानिक कौन था जिसने प्रिज्म का उपयोग करके सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम प्राप्त किया था? तो ये ऐसा किया था आपका न्यूटन जी ने। न्यूटन ने क्या किया था कि सूर्य के प्रकाश से लेके सूर्य का प्रकाश को प्रिज्म में रखा और इससे स्पेक्ट्रम प्राप्त किया था, ऐसा कुछ था ये आपका श्वेत लाइट हो गया, व्हाइट लाइट ये वाला है व्हाइट लाइट, और ये आपका डिस्पर्स होकर टूट गया है स्कैटरिंग ऑफ लाइट में, यानी कि टूट जाता है यहाँ पे। ये ऐसा किया था न्यूटन ने। विच पार्ट ऑफ आई सेंड्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू द ब्रेन। आंख का कौन सा भाग मस्तिष्क को विद्युत संकेत भेजता है? तो ये भेजने का काम करता है आपका ऑप्टिक नर्व। दृष्टि तंत्रिका जो होती है ये आपके आंख के जो हम लोग इमेज में बनाते हैं ना, सॉरी इमेज जो बनता है हमारे रेटिना पे, इसको भेजने का काम करता है ऑप्टिक नर्व जो है। आंख का कौन सा भाग मस्तिष्क को विद्युत संकेत भेजता है? तो इलेक्ट्रिक सिग्नल जो होता है वो ऑप्टिक नर्व भेजता है। आपको पता होगा कि हम लोगों के आंख में जो इमेज बनता है वो उल्टा बनता है, फिर जो है ऑप्टिक नर्व के थ्रू वो हमारे माइंड पे जाता है, फिर माइंड उसको सीधा कर लेता है। वही लिखा हुआ है कि दीज सिग्नल्स आर सेंड टू द ब्रेन विया ऑप्टिक नर्व्स। अगला देखते हैं। द इमेज फॉर्म्ड बाय कनकेव लेंसेज। अवतल लेंस द्वारा बनाई गई छवि कैसी होती है? ये देखो अवतल लेंस जो बनाएगा छवि वो क्या डिमिनिश्ड होगा? कनकेव लेंस अगर बना होगा तो क्या वो संकुचित होगा, छोटा होगा? नहीं, डिमिनिश्ड होगा, काट ही दो, डिमिनिश्ड तो होता ही नहीं है। वर्चुअल होगा और सेम साइज का होगा, सेम साइज का बनाने का काम करता है प्लेन मिरर। तो वर्चुअल होगा और इनलार्ज होगा, क्या होगा? वर्चुअल और इनलार्ज, आभासी होगा और बड़ा बड़ा होगा। ये अवतल दर्पण से बना हुआ इमेज। ठीक है अगला देखते हैं। अगला क्या है? लास्ट क्वेश्चन है ये वैसे। अ कनकेव लेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ
forms an image at 15 centimeter from the lens. What is the object distance? 20 सेंटीमीटर फोकल लंबाई वाले एक फोकल लेंस द्वारा लेंस से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर एक छवि बनती है, वस्तु की दूरी क्या है? तो देखो फोकल सॉरी कनकेव लेंस का बात हो रहा है। कनकेव लेंस होता कैसा है? ऐसा होता है, ठीक है। अब कनकेव लेंस से बात हो रहा है तो यहाँ पे इसका फोकल लेंथ कितना है? फोकल लेंथ है आपका 20 सेंटीमीटर, ठीक है। लेकिन क्योंकि कनकेव लेंस का अगर फोकस दूरी देखें हैं तो यहाँ पे कहीं कहीं ना पड़ेगा ना, यानी कि लेफ्ट में पड़ता है और आपका ये लेफ्ट में पड़ता है, इसीलिए आप इसका जो है फोकल लेंथ को हम लोग माइनस में लेते हैं, ठीक है। और क्या है, लेंथ फॉर्म एन इमेज एट 15 सेंटीमीटर। इमेज के 15 सेंटीमीटर फॉर्म हो रहा है, यानी कि इमेज भी इधर ही बनता है। आपको देखना, अगर आप देखोगे कहीं पे बना है क्या, यहाँ पे देखो इमेज में भी इधर ही बनता है, यानी इसी साइड में बनता है, इसीलिए इमेज का भी आपको ले लेना है, माइनस माइनस में ही ले लेना है। लेकिन कन्वेक्स लेंस में सब प्लस में रहेगा, फोकल आपका कनकेव लेंस में सब माइनस में होता है, क्योंकि वो लेफ्ट साइड में बन रहा होता है, मिरर से सॉरी लेंस के लेफ्ट साइड में बन रहा होता है, इसीलिए उसको माइनस में लिया जाता है। तो v का वैल्यू भी 15 सेंटीमीटर माइनस 15 सेंटीमीटर हो गया। तो व्हाट इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यू का वैल्यू पूछा है, ठीक है। यू का वैल्यू पूछा है कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना होगा। तो हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं? 1/f बराबर क्या होता है? 1/v माइनस 1/u, ये फॉर्मूला जानते हैं, ठीक है। तो आओ इसको सॉल्व करें। तो हम लोगों को u का वैल्यू चाहिए ना, तो इसको इधर लाते हैं। 1/u बराबर क्या होगा? 1/f सॉरी 1/v 1/v माइनस 1/f, ठीक है। तो यहाँ से 1/v का वैल्यू कितना होगा? 1/-15 माइनस 1/-1/20, ऐसा कुछ होगा। देखो b के जगह में 15 लिखा तो -15 हो गया, और f के जगह में 20 लिखा तो -20 हो गया। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/20 माइनस 1/15 हो गया। और अगर हम लोग यहाँ 20 और 15 का एलसीएम लें तो क्या होगा? 5 चौके 20, 5 या 15, तो यानी कि एलसीएम क्या हो जाएगा हम लोगों का? 5 इंटू 4 इंटू 3, यानी 5 चौके 20, 20 या 60, 60 हो गया। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 60, 20 या 60, 3 इंटू 1 3 हो जाएगा, 15 चौके 60, 4 इंटू 1 4 हो जाएगा, 3 माइनस 4 क्या हो जाएगा? 3 माइनस 4 माइनस 1/60। गलती क्या किया हम लोगों ने? अच्छा यहाँ सॉरी गलती भी नहीं हुआ है, यहाँ पे 1/u है ना, यहाँ 1/u 1/u। तो देखो, और थोड़ा सा मुझे जगह चाहिए, वो जगह मैं यहाँ लिख देता हूँ थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए कि 1/u का वैल्यू कितना है? -1/60 हो जाएगा। तो u को इधर भेजो, 60 को इधर भेजो, तो क्या हो जाएगा? -u बराबर 60। देखो u इंटू -1 -u, ये 60, फिर हमको u का वैल्यू चाहिए, दोनों तरफ अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर देगा क्या हो जाएगा? u का वैल्यू 60 माइनस में सेंटीमीटर, तो इसका आंसर हो जाएगा -60 सेंटीमीटर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। समझ में आ गया तो एक बार लाइक कर देना, ठीक है। बाकी चैनल पर नए हो और अभी तक किसी भी रीजन से सब्सक्राइब नहीं किया है, हालांकि मैंने पहले ही बोल दिया था आपको सब्सक्राइब करने के लिए, तो सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि चैनल बहुत ही छोटा है। आप लोग अगर सब्सक्राइब कर दोगे तो जल्दी से जल्दी चैनल बड़ा हो जाएगा, चैनल का रीच बढ़ जाएगा। बाकी इस वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। दोस्तों के साथ शेयर कर देना। अगर आपको पसंद आया है या फिर आपके पास कोई भी सजेशन है तो उसे आप कमेंट कर देना, ठीक है। पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पे मिलो। टेलीग्राम पे कैसे मिलोगे? टेलीग्राम पे मिलने के लिए दो तरीका है। पहला, आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसके थ्रू मिल जाओ, उस लिंक पे क्लिक करके आ जाओ। लेकिन बाय चांस अगर वो लिंक क्लिक काम नहीं करता है तो आप डायरेक्ट टेलीग्राम पे आओ और सर्च करो। क्या सर्च करना है? एग्जाम डाइट, ये नाम सर्च करना, आपको मेरा चैनल मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लेना है, वहीं पे मैं पीडीएफ का डाल दूंगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको सेशन पसंद आया होगा। सेशन पसंद आ गया है तो क्या करते रहो। एंड भी एक ही मैंने बताना बाकी था, वो जो अभी जो एक आपने सुना होगा, कहाँ पे आपका कोलकाता में जो एक रेप केस हुआ है, उसके लिए थोड़ा सा आवाज आवाज उठाओ, ठीक है। रेज योर वॉइस, कैसे वॉइस रेज करोगे?
दो तरीका है। पहला तो अगर आप लोग जो प्रोटेस्ट हो रहा है अगर उसमें आप लोग शामिल हो सकते हो। कैसे शामिल होना है? दो टाइप का। उस प्रोटेस्ट में आपको शामिल होना है, ठीक है। उस प्रोटेस्ट में आपको शामिल होना है। दो मेथड है। अगर आप ऑफलाइन शामिल हो सकते हो, जाके रोड रोड पे निकल सकते हो तो रोड पे निकल जाओ। या फिर दूसरा तरीका है कि आप ऑनलाइन करो। ऑनलाइन कैसे कर सकते हो? ऑनलाइन करने का तरीका है आप ट्वीट करो। यानी जो भी ट्वीट है उसको ट्वीट करो। ट्वीट करना अगर ट्विटर यूज करते हो, इंस्टा यूज करते हो तो स्टोरी डालो, ठीक है। व्हाट्सएप यूज करते हो तो व्हाट्सएप स्टोरी डालो। कहीं भी डालो, मतलब स्टोरी सब डालने से क्या होता है ना, सरकार पे थोड़ा दबाव बनता है। वो ऐसा करो थोड़ा, क्योंकि देख रहे हो भाई कितना, भाई अब लोग आजाद हुआ 10 साल हो गया लेकिन फिर भी वुमेन सेफ नहीं है। उसके लिए हम लोगों को कुछ ना कुछ करना होगा, ठीक है। तो आप लोग इसके बाद है यहाँ की इस पे थोड़ा ध्यान देना। अगर आप लोग का मर्जी हो थोड़ा कर देना, ठीक है, क्योंकि इसमें आपका जाएगा नहीं, लेकिन जिसको थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाएगा उसको उसको आपका जस्टिस मिलेगा इसके लिए। क्योंकि आपको पता होगा सरकार इस बात को सब दबाना वबाना चाह रहा है।